और आज जो मुद्दा मैं आपके सामने लेकर आया हूं, यह बहुत जरूरी मुद्दा है। वो उद्योगपति जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देते रहे हैं, वो उद्योगपति जिन्होंने कभी भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर सवाल नहीं उठाए, आज बीजेपी के नेता, उनके प्रचार तंत्र, उनसे जुड़ी संस्थाएं उन्हीं को टारगेट कर रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आरएसएस का जो मुख्य पत्र है पांचजन्य, उसमें पिछले हफ्ते एक लेख सामने उभर कर आया था। इस लेख में दोस्तों दो सवाल उठाए गए थे। सबसे पहली बात, आपकी स्क्रीन पर यह नंदन निलेकैनी और इनके इंफोसिस कंपनी पर सवाल उठाए गए थे। सवाल क्या उठाया गया था? सवाल यह उठाया गया था कि इंफोसिस जो है वो देशद्रोही संस्थाओं का साथ देती है, यानी कि उन वेबसाइट्स का या उन समाचार माध्यमों का साथ देती हैं जो कि देशद्रोही हैं, जो कि नक्सली हैं। यानी कि इन्होंने इंफोसिस को भी नहीं बख्शा, वो इंफोसिस जिसने लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम किया है। और दूसरा मुद्दा क्या उठाया इन्होंने? जैसे कि आप जानते हैं कि 2019 में इनकम टैक्स का जो पोर्टल है उसे चलाने का जिम्मा इंफोसिस को मिला हुआ है और 2019 से ही लगातार, अब ये पोर्टल का मकसद क्या है पहले मैं आपको ये बताता हूं। आप ऑनलाइन अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, अपील भी दायर कर सकते हैं, अपने तमाम दस्तावेज भी अपलोड कर सकते हैं। मगर यह पोर्टल जो है आम इंसान के जी का जंजाल बन गया है। एक सामान्य सा ओटीपी तक आप हासिल नहीं कर सकते हैं। यानी कि इस इनकम टैक्स पोर्टल के लिए भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने इंफोसिस को करोड़ों रुपए दिए और वो पोर्टल जो है काम नहीं कर रहा है। आरएसएस ने इस मुद्दे पर भी सवाल उठाया। मगर बड़ा प्रश्न ये कि इंफोसिस को देशद्रोही बताया जा रहा है। कुछ याद आया? अभी कुछ ही दिनों पहले उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने टाटा के बारे में यही शब्दों का इस्तेमाल किया था। आपके स्क्रीन पर यह खबर जिसमें पीयूष गोयल कह रहे थे कि टाटा जो है वो देशद्रोही ताकतों का साथ देती है। अब जिस मंच पर पीयूष गोयल का यह वीडियो अपलोड हुआ था वो बहुत ही रहस्यमय तरीके से बाद में हटा दिया गया। दोस्तों, जैसे ही आरएसएस के इस मुखपत्र में आर्टिकल आया तो आरएसएस के एक प्रवक्ता सुनील अंबेडकर सामने आए और उन्होंने कहा, देखिए ये आरएसएस की विचारधारा नहीं है, ये आरएसएस की विचार नहीं है, ये लेखक के अपने निजी विचार हैं। मगर अगर तो ये इकलौता केस होता तो बात समझ आती। आरएसएस के मुखपत्र में प्रमुखता से आर्टिकल छापा गया है जहां आप इंफोसिस को देशद्रोही बता रहे हैं। उससे पहले आपने देखा पीयूष गोयल ने टाटा को तक देशद्रोही बताया। इस देश का जो सबसे पुराना औद्योगिक समूह है उस पर आरोप लगाया कि आप देशद्रोही ताकतों का साथ दे रहे हैं। जब इस पॉलिटिकल पार्टी के पास कुछ नहीं रह जाता तो वो ले दे के उसी देशभक्ति, देशद्रोही का साथ लेती है। इससे हो क्या रहा मैं आपको बताता हूं। आप देश के दो बड़े औद्योगिक समूहों को टारगेट कर रहे हैं जिन्होंने आपका साथ दिया है, जिन्होंने आपके चुनावी चंदे में सहयोग दिया है, योगदान दिया है। आप खुद बताइए, पूरे जो औद्योगिक बिरादरी है उसमें क्या संदेश जाएगा? वो बात भूल जाइए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में क्या संदेश जाएगा? क्या आपको लगता है कि देश के अंदर जो माहौल है जिसके अंतर्गत आप अपने ही इंडस्ट्रियलिस्ट को टारगेट कर रहे हैं, कोई बाहर का आदमी आके आपके देश में इन्वेस्ट करेगा? करेगा या नहीं करेगा? बताइए ना। आप माहौल कैसा पैदा कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात मैं कुछ और पूछना चाहता हूं, और यह मेरा सवाल पीयूष गोयल से भी है और यह मेरा सवाल आरएसएस से भी है। अगर आपको इंफोसिस पर सवाल उठाने हैं, अगर आपको इनकम टैक्स पोर्टल के नाम पर जो इंफोसिस ने धांधली की है कह सकते हैं आप, या जो उन्होंने खराब काम किया है वो कह सकते हैं, उस पर मेरा कुछ और सवाल है। इस आर्टिकल पर गौर कीजिए जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। 2015 में इंफोसिस को जिम्मेदारी दी गई थी जीएसटी पोर्टल की भी, और क्या आप जानते हैं जीएसटी पोर्टल में भी काम ढंग से नहीं हो रहा है। यानी कि इंफोसिस की क्या काबिलियत है हमें 2015 से भी पता है। 2015 से हमें पता है कि इन्होंने जीएसटी पोर्टल का क्या हाल किया। तो मेरा सवाल आरएसएस से कि फिर आरएसएस मोदी सरकार से या वित्त मंत्रालय से यह सवाल क्यों नहीं करता कि जीएसटी पोर्टल में इनके रिकॉर्ड को देखते हुए इन्होंने, यानी कि मोदी सरकार ने इंफोसिस को इनकम टैक्स पोर्टल की भी जिम्मेदारी क्यों दी? जब आप जानते हैं कि इनसे ढंग से काम नहीं हो रहा था जीएसटी पोर्टल को लेकर भी, तो आपने फिर इनकम टैक्स पोर्टल की जिम्मेदारी क्यों दी? पर्दे के पीछे क्या डीलिंग हुई,
क्या आरएसएस में हिम्मत है मोदी सरकार से, वित्त मंत्रालय से सवाल करने की? और आपको किसने अधिकार दिया है लोगों को देशभक्ति, देशद्रोह का सर्टिफिकेट जारी करने के लिए? जरा इतिहास पर नजर दौड़ाएं ना। क्या आप जानते हैं कि आरएसएस ने आजादी के बाद 52 साल तक अपने मुख्यालय में तिरंगे को नहीं फहराने दिया? साल 2002 में, और यह घटना सही है, खंगालिए गूगल, साल 2002 में 3 लोग नागपुर के आरएसएस मुख्यालय में गए, उन्होंने तिरंगा फहराया, और क्या आप जानते हैं आरएसएस ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया? मुकदमा दर्ज कर दिया साहब, तिरंगा फहराने के लिए। और हमें ये लोग देशभक्ति और देशद्रोह का पाठ पढ़ाएंगे? और उससे भी बड़ी बात, भारत छोड़ो आंदोलन, और ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं, भारत छोड़ो आंदोलन में ना मुस्लिम लीग ने शिरकत की थी और ना आरएसएस ने। यही नहीं, यह शख्स श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि बीजेपी के सबसे बड़े विचारक हैं, इन्होंने मंत्री होने के नाते, बंगाल के मंत्री होने के नाते क्या कहा था? आप याद है आपको? इन्होंने कहा था कि हम अंग्रेज हुकूमत को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि बंगाल में भारत छोड़ो आंदोलन के पक्ष में कोई आंदोलन नहीं होगा। और यह बात भी आप बखूबी जानते हैं कि माननीय सावरकर जी ने भी अंग्रेजों के सामने नतमस्तक होकर माफी मांगी थी। इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि आज की तारीख में भारतीयों को, हमारे उद्योगपतियों को देशद्रोह, देशभक्ति का, राष्ट्रवाद का पाठ कौन पढ़ा रहा है। और इसके बदले आप देश की जनता को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। दुख की बात यह है दोस्तों कि इन्होंने देशभक्ति, राष्ट्रवाद, इसे ब्लैकमेल का जरिया बना दिया है। और मैं आपको बताता हूं क्यों। इसकी एक और मिसाल देता हूं। हाल ही में 2 चेहरे सामने उभर कर आए थे, और ये दोनों चेहरे इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं, जावेद अख्तर और नसीरुद्दीन शाह। दोनों ने तालिबान की कड़े शब्दों में मुखालफत की थी, आलोचना की थी। नसीरुद्दीन शाह ने तो यह भी कहा था कि भारत में एक जो छोटा सा तबका है मुसलमानों का, वो तालिबान का साथ ना दें। आप सुनिए नसीरुद्दीन शाह ने कहा क्या था, बहुत ही खूबसूरत संदेश है। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है, इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में इस्लाह, रिफॉर्म और जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी चाहिए, या पिछली सदियों के वहशीपन का इक़दार, वैल्यूज। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं, और जैसा कि मिर्जा गालिब एक अरसा पहले फरमा गए हैं, मेरा रिश्ता अल्लाह मियाँ से बेहद बेतकल्लुफ है। मुझे सियासी मजहब की कोई ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से मुख्तलिफ रहा है, और खुदा वो वक्त न लाए कि वो इतना बदल जाए कि हम उसे पहचान भी ना सकें। यही बात जावेद अख्तर ने भी कही थी, मगर जावेद अख्तर ने एक और बात कही थी जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जावेद अख्तर ने कहा था कि बेशक तालिबान कट्टर है और उसकी निंदा होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही जो आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल का समर्थन करते हैं, वो भी तो वही काम करते हैं। देश में एक बड़ी आबादी धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन देश में आरएसएस, वीएचपी और गोलवलकर जैसे कुछ संगठन, वह लोग ऐसे हैं जिसकी विचारधारा 1930 के नाजियों की विचारधारा जैसी ही है। हथियारों के साथ तालिबान अधिक सशक्त लग रहा है, लेकिन दृष्टिकोण और विचारधारा तो एक दूसरे का प्रतिबिंब ही दर्शाती हैं। यानी कि जावेद अख्तर ने बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद की तुलना तालिबान से कर डाली। अब इसके खिलाफ क्या हुआ? बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राम कदम, जो कि इनके एक नेता हैं महाराष्ट्र में, इन्होंने यह तक कह दिया कि अब हम जावेद अख्तर ही नहीं बल्कि उनके परिवार के किसी भी सदस्य की कोई फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। इन्होंने पहले कहा क्या, वो मैं आपको सुनाता हूं। जब तक वे हाथ जोड़ करके देश के लिए समर्पित जीवन जीने वाले संघ कार्यकर्ताओं की माफी मांगते नहीं हैं, तब तक उनकी कोई भी फिल्म इस मां भारती की भूमि पर हम चलने नहीं देंगे। 2 मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि जावेद अख्तर ने जो कहा वो गलत कहा, मगर आप उनके परिवार को क्यों टारगेट कर रहे हैं? इससे पता चलता है कि आपकी नीयत क्या है। और अभी भी मैंने आपको मिसाल दी, आरएसएस की, मैंने इतिहास की बात की, मैंने आपको बताया कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनके जो पूर्वज हैं उनका क्या योगदान था। राम कदम साहब क्या इन सवालों का जवाब देंगे? और अगर आपको तालिबान पर आपत्ति है राम कदम साहब, तो मैं आपसे बहुत ही विनम्रता से एक सवाल पूछना चाहता हूं।
भारत सरकार तालिबान से 2018 से बात कर रही है और हाल ही में कतर में जो हमारे राजदूत थे मित्तल साहब, उन्होंने औपचारिक तौर पर तालिबान के जो नुमाइंदे हैं शेर मोहम्मद स्टैनिकज़ाई, उनसे बातचीत की। एक तरफ तो ये बातचीत चल रही है जो होनी भी चाहिए क्योंकि हमारे कई नागरिक फंसे हुए हैं, उन्हें बाहर जो निकालना है, मगर दूसरी तरफ राम कदम साहब, आप लोग तालिबान के नाम पर भारत में सियासत करते हैं। अब ये दो चीजें नहीं हो सकती हैं। क्या राम कदम आज देश की जनता को यह भरोसा दिलाएंगे कि आने वाले दिनों में भारत सरकार तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार को मान्यता नहीं देगी, अपने दूतावासों को हमेशा के लिए ना हटा देगी? क्या ये आज आप हमें इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या आप यह आश्वासन दे सकते हैं? आप नहीं देंगे क्योंकि इस वक्त भारत सरकार भी जो डेवलपिंग सिचुएशन है उस पर निगाह रखे हुए। आज की खबर आ रही है कि तालिबान ने पंजशेर में कब्जा कर लिया है। वहां के जो बड़े बड़े नेता हैं नॉर्दर्न अलायंस के, अहमद शाह मसूद की विरासत से जुड़े जो नेता हैं, उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। वहां एक डेवलपिंग सिचुएशन है, हालात निरंतर बदल रहे हैं। भारत सरकार की निगाह है, उसकी प्राथमिकता है कि हमें अपने नागरिकों को बचाना है। और यहां पर आप लोग तालिबान पर सियासत करते हैं। यहां पर आप लोग उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में चुनाव जीतने के लिए तालिबान का सहारा लेते हैं। क्यों? ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे साहब। आपको साफ गोही से इस मुद्दे पर अपनी बात रखनी होगी। आप देशभक्ति और राष्ट्रवाद का इस्तेमाल लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए नहीं कर सकते। नहीं, आप जानते हैं कि हम सिर्फ अगर जावेद अख्तर को टारगेट करेंगे तो इससे बात नहीं बनेगी। आप क्या कर रहे हैं? आप जावेद अख्तर से जुड़े उनके बेटे फरहान अख्तर को भी टारगेट कर रहे हैं, जो कि एक डायरेक्टर हैं और एक एक्टर भी हैं क्योंकि उनकी कई फिल्में आने वाली हैं। आप जोया अख्तर को भी टारगेट कर रहे हैं, जोया अख्तर जो कि उनकी बेटी हैं और वो एक डायरेक्टर हैं। शबाना आजमी जो खुद एक अभिनेत्री हैं। जावेद अख्तर ने अगर कुछ गलत किया है तो आप उन्हें टारगेट कीजिए। और जावेद अख्तर कौन है मैं आपको बताना चाहता हूं। जावेद अख्तर वो हैं जो हमेशा से ही इस्लामिक कट्टरपंथियों के निशाने पर रहे हैं। उनके कई बयानों से इस्लामिक कट्टरपंथियों में नाराजगी रही है। ऐसा नहीं है कि जावेद अख्तर साहब ने सिर्फ जो कट्टर हिंदुत्ववादी हैं उन्हीं को निशाने पर लिया है। नहीं, इनसे ज्यादा नाराज इस्लामिक कट्टरपंथी रहे हैं। तो आप किसे टारगेट कर रहे हैं? उस आदमी का इतिहास तो देखिए। और सबसे बड़ी बात, देश की जनता को राष्ट्रवाद के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर नो उल्लू बनाविंग। उल्लू बनाना छोड़िए हुजरात। जी हां, मुद्दे की बात कीजिए क्योंकि मुद्दे पर आप एक मिनट नहीं टिक सकते। जनता के मुद्दे पर आप एक मिनट नहीं टिकना चाहते क्योंकि उस पर अगर बात हो जाएगी तो आप पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगे। हकीकत यह है। अफसोस की बात यह है कि बीजेपी की सियासत ऐसे ही मुद्दों पर आधारित है। या तो लोगों को बांटा जाए या फिर राष्ट्रवाद और देशभक्ति पर आंशिक सियासत खेली जाए। फिर दोहरा दूं, आंशिक सियासत। अगर तो आप वाकई देशभक्त होते, राष्ट्रवाद के प्रहरी होते तो मैं आपका समर्थन करता, मगर मैं जानता हूं कि आपका जो राष्ट्रवाद है, आपकी जो देशभक्ति है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड हैं, यानी कि शर्तें लागू हैं। मुझे उस बात पर आपत्ति है। बोल के लब आजाद है तेरे में, बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।